हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th में साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि आप जानते ही हो, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे केमिकल चेंज को फेस करते हैं। तो वो कैसे होते हैं, उनके क्या फिनोमिना है और उसका हमारी लाइफ में क्या यूज है, वही हम इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे। जैसा कि आपको पता है, जैसे दूध है वो हमारा किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मिल्क है कर्ड में। जो हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन है वो भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंजेस का। और हम बोल सकते हैं कि जैसे हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन है हमारे पास, या डाइजेशन ऑफ फूड है, वो सब किसका पार्ट है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन का। तो ये कैसे होते हैं, इसी को हम इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे। जब भी आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो आप उसमें क्या क्या चेंज ऑब्जर्व करोगे। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है, ठीक है, हो सकता है कि उसकी स्टेट चेंज कर जाए। स्टेट चेंज करने का क्या मतलब है कि हो सकता है वो आपके पास सॉलिड से किस फॉर्म में चेंज हो जाए, लिक्विड में, या फिर आपके पास लिक्विड से गैस बन जाए, या सॉलिड से आपके पास क्या है, गैस बन जाए। यानी कि क्या है, मैटर की जो स्टेट होती है, आपको पता है 3 स्टेट्स हैं मैटर की। तो यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास जो स्टेट है वो चेंज होगी। सेकेंडली, आप बोल सकते हो कि क्या है, कलर में चेंज ऑब्जर्व करो आप। जैसे कि स्टार्टिंग में आपके पास जो कलर था वो मान लो रेड था, लेकिन क्या हुआ, जब भी आपने केमिकल चेंज ऑब्जर्व किया कुछ टाइम के बाद वो प्रोडक्ट है आपको येलो मिला या ग्रीन, कैसा भी कलर, यानी कि क्या हुआ, चेंज हो गया कलर में। और क्या हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज हो जाए। हो सकता है कि जो आपके पास जो मटेरियल है, जो भी आपने जो भी सबस्टेंस लिया, उसका टेम्परेचर वो इंक्रीज कर जाए, ठीक है। केमिकल चेंज का मतलब ये क्या है कि उसकी स्टेट चेंज हो, या कलर में कुछ डिफरेंस आए, या उसका टेम्परेचर वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, या एवलेशन ऑफ गैस, यानी कि गैस निकल जाए, ठीक है। तो यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो आप उसमें क्या क्या चेंज ऑब्जर्व करोगे, या तो स्टेट चेंज करे, या कलर चेंज करे, या टेम्परेचर चेंज करे, या कोई गैस निकले। तो आप बोल सकते हो कि उस टाइम पे आपके पास क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि जैसे आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, यानी कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेजिड्यू मिलेगा। इनकी मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पे आपके पास जब आपने उसको हीट प्रोवाइड की तो क्या हुआ, आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। तो ये आपके पास किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का। और इन्हीं केमिकल चेंज को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो जो केमिकल इक्वेशन है उसमें आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपके पास क्या होंगे, रिएक्टेंट्स, एक आपके पास होंगे प्रोडक्ट्स। जो आपके पास केमिकल चेंज हुआ है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो जो आपके पास आपने क्या लिया था, एक मैग्नीशियम रिबन था, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया, इनकी हीट प्रोवाइड की थी, तो आपको क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो भी सबस्टेंस आपके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उनको आप क्या बोलोगे, रिएक्टेंट। यानी कि यही रिएक्टेंट आपके पास, या जो रिएक्टिंग सबस्टेंस हैं, रिएक्ट करके आपको क्या फॉर्मेशन देंगे, किसी अनदर सबस्टेंस की फॉर्मेशन देंगे। तो जो आपके पास इस सबस्टेंस की फॉर्मेशन होगी उसको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। और इसी केमिकल या वर्डिंग केमिकल इक्वेशन को आप सिंबलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अभी सीखते हैं कि इसी वर्डिंग इक्वेशन को आप केमिकल या केमिकल फॉर्मूला की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप मैग्नीशियम के लिए आपको पता है, आप मैग्नीशियम मेटल है जो, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, Mg से। जो ऑक्सीजन है उसको आप कैसे लिख सकते हो, O2। और आपको पता है जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन देता है तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए आपके पास केमिकल फॉर्मूला होगा MgO। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, Mg यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में सबस्टेंस है ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट। और जो आपके पास राइट हैंड साइड में सबस्टेंस है ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। अब आपने केमिकल इक्वेशन तो सीख ली, लेकिन कोई भी रिएक्शन है आप उसको तब तक आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है जब तक आपको उसकी बैलेंसिंग करना पता हो। तो अब हम देखेंगे एक केमिकल इक्वेशन है उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास है, आयरन ने वाटर के साथ में रिएक्शन की तो आपको क्या मिला, Fe3O4, और हाइड्रोजन गैस है वो निकल गई।
तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हो कि केमिकल चेंज हुआ है, यानी कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उनको क्या करोगे, एक बॉक्स में रखोगे लाइक दिस। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा, तो जो आपके पास सबसे बड़ा केमिकल फॉर्मूला है, इनकी लार्जेस्ट केमिकल फॉर्मूला है, उसको आप सिलेक्ट करोगे। इसमें आपके पास Fe3O4। देन आप देखोगे कि आप में इसके पास क्या है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आयरन के एंड ऑक्सीजन के। इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक टेबल बना सकते हो, जिसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि आपने कौन सा एलिमेंट लिया है, और लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और आप इसको बोल सकते हो रिएक्टेंट साइड में आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, और राइट हैंड साइड या आप बोल सकते हो प्रोडक्ट साइड में आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। तो हम Fe3O4 में देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है Fe एंड ऑक्सीजन। तो देखो आपके पास जो राइट हैंड साइड है, प्रोडक्ट साइड है, आपके पास लार्जेस्ट, आपने ये सिलेक्ट किया। इस तरफ देखो आपके पास आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3। तो जो आपके पास आयरन है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे आयरन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3, और ऑक्सीजन के 4। लेकिन इस तरफ देखो आपके पास जो आयरन है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन का 1। तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पे इस तरफ 4 है, तो यहाँ पे 4 करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो बैलेंस हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि यहाँ पे आपके पास क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल इज 4 बट हियर इज 1। तो इस तरफ इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जो आपके पास ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या है, बैलेंस हो गई। अब बचता आपके पास आयरन। तो इस तरफ देखो आपके पास राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ आयरन मॉलिक्यूल्स हैं 3, और लेफ्ट में 1। तो आप इसके लिए क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास 3, राइट में भी 3 हैं, लेफ्ट में आपके पास यानी कि रिएक्टेंट साइड में आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है 4, राइट में भी 4 हैं, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है 4, और प्रोडक्ट साइड भी 4 है। तो आप बोल सकते हो कि आपके पास जो ये केमिकल इक्वेशन है कैसी है, बैलेंस इक्वेशन है। इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद आप क्या लिखोगे कि जो भी आपके पास ये केमिकल सब्सटेंस हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। जैसे आपको पता है आयरन है, उसकी फिजिकल स्टेट आपके पास कैसी होती है, सॉलिड है। वाटर है, आपको पता है किस फॉर्म में लिया हमने, गैसियस फॉर्म में। आपको पता है वाटर की 3 फॉर्म्स हमारे पास, सॉलिड लिक्विड गैस। बट ये इसी जो हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है इसमें हमने वाटर की कौन सी फॉर्म ली है, गैसियस फॉर्म। जो Fe3O4 है इसकी फिजिकल स्टेट आपके पास कैसी है, सॉलिड। और आपको पता ही है कि जो हाइड्रोजन है वो कैसी है, गैसेज फॉर्म होती है, हाइड्रोजन गैस पढ़ाई है आपने। अब इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे, जो आपने केमिकल रिएक्शन तो पढ़ ली कि केमिकल रिएक्शन क्या है, यानी कि इसमें आपके पास क्या चेंज होगी। हो सकता है कि आपके पास जो सब्सटेंस है उसका कलर चेंज हो जाए, या उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करे, या उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, या फिर क्या उसमें कोई ना कोई गैस निकले। अब जो आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, अब देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। तो जो आपके पास कम्बिनेशन रिएक्शन है, कम्बिनेशन का मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि यानी कि कंबाइन, यानी कि जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके आपको एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दें, तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। Simply we can say that such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactant is known as combination reaction। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्या बोल सकते हो, क्विक लाइम। इनकी कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करोगे साथ में। जब कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास रिएक्शन करेगा
वाटर के साथ में वाटर की फॉर्म आपने ली है लिक्विड, तो आपको क्या मिलेगा CaOH ट्वाइस। ये आपके पास कैसा होगा एक्वस सॉल्यूशन। जो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है उसको आप बोल सकते हो क्विक लाइम। और जो आपके पास CaOH ट्वाइस है उसको आप क्या बोल सकते हो स्लेक्ड लाइम। इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपने देखा कि जब आपके पास दो रिएक्टेंट मतलब कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर ने क्या किया कंबाइन किया, ये आपके पास क्या है रिएक्टेंट, तो आपको क्या मिला CaOH ट्वाइस। ये आपके पास क्या है प्रोडक्ट। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस रिएक्ट करके एक सिंगल सबस्टांस की फॉर्मेशन दें, ठीक है, तो आप उसको रिएक्शन को क्या बोलोगे कम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन two or more reactant reacts and form a single product then such type of reaction is known as combination reaction। उसके बाद है आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन जैसे कि इसमें नाम से ही सजेस्ट है, डिकम्पोज मतलब कि टूटना, यानी कि जब कोई भी आपके पास एक सिंगल सबस्टांस ब्रेक डाउन करे, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट स्पीशीज ब्रेक डाउन करके दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज आपको एज ए प्रोडक्ट प्रोवाइड हो, ठीक है, तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपके पास है 2FeSO4 फिजिकल स्टेट इज सॉलिड। जब आप इसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा Fe2O3 इन सॉलिड स्टेट, साथ में आपको मिलेगा SO2 इन गैसियस स्टेट और आपको मिलेगा SO3 इन गैसेज स्टेट। यानी कि जब आपके पास एक सिंगल सबस्टांस ब्रेक डाउन हो डिकम्पोज हो दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस में, ठीक है, तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आपके पास जस्ट अपोजिट है कम्बिनेशन रिएक्शन के, क्योंकि जो आपके पास कम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें आपके पास क्या हो रहा था, यानी कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर आपके पास क्या है सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे रहे थे। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें क्या है जस्ट अपोजिट है, आपके पास एक सिंगल सबस्टांस या सिंगल रिएक्टेंट है, वो आपके पास क्या होगा डिकम्पोज या ब्रेक डाउन होगा किसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट स्पीसीज में। तो आपके पास आप क्या बोल सकते हो जो आपके पास कम्बिनेशन है और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या है एक दूसरे की अपोजिट है। उसके बाद आपके पास रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस यानी कि जब आपके पास कोई एक स्पीशीज आके दूसरी स्पीशीज की जगह ले ले, ठीक है, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर दे हटा दे, तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आप डिफाइन कर सकते हो व्हेन अ स्पीशीज डिस्प्लेस एनी अनदर स्पीशीज देन सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, जैसे आपके पास आयरन है, आयरन के साथ में आपने रिएक्शन को करवाई कैल्शियम को कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट है आपके पास एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में, आपने आयरन की रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट के साथ में, तो आपके पास क्या हुआ फॉर्मेशन हुई फेरस सल्फेट की, और आपके पास जो क्या है कॉपर निकल गया। यानी कि इस रिएक्शन में आपके पास क्या हुआ आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि आयरन ने कॉपर की जगह ले ली। इस यहाँ पे आपके पास क्या था कॉपर सल्फेट, लेकिन जैसे ही आपके पास केमिकल रिएक्शन हुई तो क्या बना आपके पास फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बोल सकते हो आप इसको, और जो आपके पास कॉपर है वो उसकी रिमूवल होगी। यानी कि जब आपके पास एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस को रिमूव कर दे या डिस्प्लेस कर दे उसकी जगह से, तो जब आपके पास ऐसी रिएक्शन हो तो उसको आप क्या बोलोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो इसमें भी नाम से सजेस्ट है, केमिकल रिएक्शन का जो नाम है वो अपने आप में ही क्या है उस रिएक्शन को डिफाइन करता है। जैसे आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो कितने टाइम्स होगी 2 टाइम्स। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके पास है सोडियम सल्फेट Na2SO4 इन एक्वस फॉर्म, जब ये आपके पास रिएक्शन करेगा BaCl2 के साथ में, ये भी आपके पास कैसी फॉर्म में है एक्वस फॉर्म में। ये आपके पास है सोडियम सल्फेट, ये आपके पास है
बेरियम क्लोराइड। जब भी आपके पास रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट इन सॉलिड फॉर्म, और साथ में आपके पास क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड इन एक्वस फॉर्म। अब इसमें आप देखो 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट हुई है। कैसे, जब आपके पास सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे किसके साथ है, जो सोडियम है, यहाँ पे जो इस सब्सटेंस है या इस सब्सटेंस में सोडियम है वो किसके साथ में है, सल्फेट यानी कि SO4 के साथ में। लेकिन जैसे ही आपके पास केमिकल रिएक्शन हुई, जो आपके पास सोडियम है वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आपके पास NaCl किसके साथ में रिएक्शन की, सोडियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन की, और डिस्प्लेसमेंट किसकी हो गई, यहाँ पे आप सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया बेरियम को, और क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप क्या बोलते हो, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जो आप यूज़ करते हो। और इस रिएक्शन में क्या किया, बेरियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम को, और क्या बना लिया आपके पास, बेरियम सल्फेट, यानी कि 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट हुई है। एक बार क्या किया, सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया बेरियम को, और एक बार बेरियम ने डिस्प्लेस कर दिया सोडियम को, यानी कि आपको क्या मिला, सोडियम सल्फेट से बन गया आपके पास सोडियम क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड से आपको मिल गया बेरियम सल्फेट। यानी कि जब आपके पास एक रिएक्शन में 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि 2 सब्सटेंस हैं, जो एक सब्सटेंस है दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि आप बोल सकते हो such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are known as displacement reaction, and the reactions in which there is exchange of ions between the reactant in 2 times are known as double displacement reaction। इसके बाद है आपके पास corrosion and rancidity। जैसे आपको पता है, जो आपके पास आयरन की कोई भी रोड है, ठीक है, वो क्या करेगी, उसका जो सरफेस है शाइनिंग है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या है, उसको उसके ऊपर आपको एक लेयर सी दिखाई देगी, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर आपके पास एक रेडिश ब्राउन पाउडर की लेयर बन जाएगी। तो जो रेडिश ब्राउन पाउडर की लेयर है वो आपके पास किसकी वजह से है, कोरोजन। यानी कि जब भी आपके पास जो आयरन मेटल है, जो आयरन रोड है, वो आपके पास मॉइस्चर के साथ में, या आप बोल सकते हो एसिड्स के साथ में, या सराउंडिंग्स में जितनी भी गैसेज हैं उनके साथ में रिएक्ट करके एक लेयर की फॉर्मेशन दे देती है, उसको आप क्या बोलते हो, कोरोजन। तो जो कोरोजन है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन अ मेटल इज अटैक बाय मॉइस्चर, एयर, गैसेज और एसिड एंड देन फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर इज नोन एज कोरोजन। और जो मेटल है उसको आप क्या बोलोगे, जिसका कोरोजन हुआ है, करोड। जो आपके पास कोरोजन है वो क्या क्या डैमेज क्रिएट करती है, जो कोरोजन है उसकी वजह से आपके पास क्या हो सकता है, जो कार बॉडीज है वो डैमेज होंगी, क्योंकि आपके पास जो कार है वो, जो कार की बॉडी जो किससे मिलकर बनी है, मेटल से। जो ब्रिजेज हैं, क्योंकि ब्रिज में आपके पास क्या यूज होती है, मेटल रोड्स। आयरन की रेलिंग्स हैं, ठीक है, जो शिप्स हैं उनमें क्या है, कोरोजन की वजह से क्या उनकी जो क्वालिटी है, ठीक है, या उनका जो लाइफ टाइम है उसको क्या है, ये इफेक्ट करेगी। उसके बाद है आपके पास रेंसिडिटी। जैसे आपके पास जो कोरोजन है वो किसके लिए होता है, मेटल्स के लिए, वैसे जो आपके पास रेंसिडिटी वर्ड है वो आप यूज करते हो जो आपके पास फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स हैं। जैसे आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आप कोई जो फूड मटेरियल है उसको आप ऐसे ही रख दो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो उसका जो टेस्ट है वो क्या है, आप थोड़ा सा अलग ऑब्जर्व करोगे जो भी आपके पास फैट कंटेनिंग या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल है। तो आप बोल सकते हो, व्हेन अ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट और ऑयल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड देन चेंज इन स्मेल और टेस्ट। तो कैसे डिफाइन कर सकते हो कि जब भी आपके पास कोई फूड मटेरियल है वो एयर के कांटेक्ट में आके उसका जो टेस्ट है, जो स्मेल है वो आपको चेंज मिले, ठीक है, यानी कि जो आपके पास क्या है, नॉट एबल टू ईट, इसको आप खा ना सको, ठीक है, वो क्या हो जाए, रेंसिड हो जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, उस प्रोसेस को रेंसिडिटी। आपको पता है जो आपके पास जो चिप्स हैं, ठीक है, चिप्स के पैकेट्स आपने देखे होंगे, उसमें क्या आपके पास गैस भी होती है, कौन सी गैस आपके पास, जो चिप्स के पैकेट हैं उसमें आपके पास गैस होती है, कौन सी, नाइट्रोजन। जो आपने देखे हुए ना चिप्स के पैकेट्स हैं, ठीक है, उनमें चिप्स तो बहुत कम, आपने खुद ऑब्जर्व किए होंगे कि चिप्स
जो स्लाइस है वो बहुत कम होंगे, उसमें क्या है गैस फिल होगी। तो जो गैस है कौन सी होती है आपके पास है नाइट्रोजन। और जो नाइट्रोजन गैस है उन पैकेट्स में क्यों फिल की जाती है, ताकि जो आपके पास जो चिप्स हैं वो क्या है रेंसिड ना हो पाए। आपके पास एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस कैसी होती हैं, जब आपके पास किसी रिएक्शन में क्या हो हीट है वो क्या हो निकली, यानी कि हीट इज गिवन आउट। आप क्या बोल सकते हो, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। A reaction in which heat is given out along with product is known as exothermic reaction। अब है आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि इसमें आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े। अ रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब, उसको आप क्या बोलोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जब आपके पास क्या हो हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब हो, यानी कि आपको प्रोवाइड करनी पड़े, तो आपके पास रिएक्शन कैसी होगी एंडोथर्मिक। और जब आपके पास हीट या एनर्जी इवोल्व यानी कि निकले, ठीक है, तो आपके पास कैसी होगी एक्सोथर्मिक। एंडो में क्या होगा आपके पास जो हीट है आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जो एक्सो है उसमें आपके पास क्या है हीट है वो अलोंग विथ प्रोडक्ट आपको मिलेगी। तो जो आपने केमिकल रिएक्शन चैप्टर इसमें आपने सबसे पहले क्या सीखा कि कोई भी आपके पास जो केमिकल इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, एंड जो आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट यूज किए हैं उनकी कौन सी फिजिकल स्टेट है, वो सॉलिड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, या लिक्विड है, या एक्वस फॉर्म में है। उसके बाद आपने क्या सीखा बैलेंसिंग की, आपके पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको आपको कैसे बैलेंस करोगे। उसके बाद वो बैलेंस क्यों होना चाहिए, ताकि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है और जो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हों इक्वल हों। उसके बाद आपने देखा कि कितनी टाइप की रिएक्शन होती हैं, आपने कौन सी टाइप पढ़ी, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आपने देखा कि आपके पास जो अनदर फॉर्म है रिएक्शन की कैसे कैसे हो सकती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में कौन सी, जब आपके पास क्या हो हीट है, आपके पास क्या है गिवन आउट है कि हीट निकली प्रोडक्ट के साथ में, तो आपके पास कैसी रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। और जब आपको हीट प्रोवाइड करानी पड़े या हीट एब्जॉर्ब्ड हो तो आपके पास कौन सी रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद आपने देखा कोरोजन, जो कोरोजन प्रोसेस है वो आपके पास किसके लिए है मेटल्स के लिए, और जो रेंसिडिटी है वो किसके लिए है, जो भी आपके पास फूड मटेरियल्स है कंटेनिंग ऑयल और फैट। रेंसिडिटी किसके लिए है मेटल्स के लिए, और जो कोरोजन है किसके लिए है फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स या फूड मटेरियल्स। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।